नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी की प्रसिद्ध आधुनिक पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसके अंतर्गत हमारी 5 कक्षाएं हो चुकी हैं। आज यह इससे संबंधित छठा वीडियो हमारा रहेगा। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में आपकी नेट परीक्षा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो या पीजीटी की परीक्षा हो, बहुत से प्रश्न इस पुस्तक से पूछे जा रहे हैं। प्रश्नों के साथ साथ ही यह वर्तमान में हिंदी साहित्य के इतिहास को एक अलग दृष्टि से, सम्यक दृष्टि से देखने के लिए बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध हो रही है। अब तक आपने यदि नहीं देखा है तो पूर्व की सभी कक्षाएं क्रमबद्ध रूप से प्लेलिस्ट में लगी हुई हैं, आप वहां से पढ़िएगा, सुनिएगा। इसके आगे की कक्षा प्रारंभ करते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी लिखते हैं कि इस दृष्टि से परवर्ती बौद्ध संप्रदायों के प्रभाव में आदिकालीन भाषा और संवेदना रहस्य, कर्मकांड और मंत्र की संपृक्त स्थिति से जुड़ी है, तो यह स्वाभाविक है। बौद्ध धर्म का संस्कार देश के पूर्वी भागों में अधिक प्रबल रहा। यही कारण है जिससे सिद्धों के चर्या पद पूर्वी क्षेत्र में रचे और प्रचलित रहे। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। बौद्धों के प्रभाव से आप सिद्ध साहित्य पढ़कर आए हैं, शुक्ल की पुस्तक से या कहीं से भी, तो आप जानते हैं वामाचार पद्धति इसमें अपनाई गई, पंचमकार की साधनाएं अपनाई गई। तो ये उसी के क्षेत्रों के विषय में है। देखिए, वो पंचमकार की साधना क्या है, वामाचार, ये सब इस पुस्तक में नहीं समझाया गया है, क्योंकि ये हिंदी साहित्य का एक क्रमबद्ध इतिहास ग्रंथ नहीं है, बल्कि संवेदना का विकास है। तो कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की रचनाएं हो रही थी, यह समझाया गया है। पूर्व में ये रचे गए और प्रचलित रहे। पश्चिम में राजनीतिक उथल पुथल तीव्र थी, बाहर से आक्रमणकारियों की लहर पर लहरा रही थी। तब वहां वीरगाथा काव्य का सृजन वैसा सहज था। यहाँ वीर और श्रृंगार का संगम था। पूर्व में भक्ति साधना के साथ श्रृंगार जुड़ा था, सिद्धों के गीतों में और आगे चलकर विद्यापति के पदों में। अलग अलग जनपदों की बोलियां, परिस्थितियां, वहां की बोलियों के संस्कार और साहित्यिक प्रवृत्तियां यों एक दूसरे में घुली मिली हैं। तो यानी ये दोनों मतों का समर्थन कर रहे हैं। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ये परंपरा का सहज विकास के रूप में भक्ति काल आया, और ये मानते हैं, शुक्ल मानते हैं कि जो आक्रमणकारियों से परेशान होकर जनता सरल शब्दों में कहें तो ईश्वर की शरण में गई। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि क्षेत्र विशेष की स्थितियों पर ये डिपेंड करता है। जहाँ पश्चिम में आक्रमण हो रहे थे तो वहाँ आदिकालीन वीर रस का काव्य रचा गया, और पूर्व में अपेक्षाकृत थोड़ी शांति थी, तो यहाँ कैसे इनकी भावना अधिक रही है। ये जो भक्ति वाले या ये जो सिद्धों का इधर आधिपत्य रहा, और नाथ तो क्योंकि घूमते रहे तो उनकी जो है प्रकृति घुमक्कड़ प्रवृत्ति ज़्यादा रही। आदिकाल में विविध जनपदों में जो साहित्य रचा गया, संचार साधनों की अविकसित परिस्थितियों के कारण उसका परस्पर बहुत संपर्क रहा होगा, ऐसा समझ में नहीं आता। इसलिए वहाँ उस तरह की एकात्मकता नहीं दिखती जैसी परवर्ती भक्ति और रीति काल में दृष्टव्य है। ये भी एक अच्छा इनका कारण है। देखिए, आदिकाल में संचार के साधन इतने विकसित नहीं थे, तो आपस में जो उस दूसरे क्षेत्र में क्या रचा जा रहा है वो इस क्षेत्र के लोगों को पता नहीं चलता था। संचार के साधन भी विशेष महत्व रखते हैं। वर्तमान में पूरे विश्व में कहीं भी कोई बढ़िया पुस्तक रची जाती है तो वो हमें ऑनलाइन उपलब्ध हो जाती है, लेकिन उस समय ये संभव नहीं था। नाथों की वाणियां अवश्य पूरे उत्तर भारत में फैल गईं, जिनका उत्तराधिकार आगे संत कवियों को मिला। आदिकाल कहने से किसी साहित्यिक विशेषता का बोध नहीं होता, जबकि वीरगाथा काल अभिधान से एक निश्चित प्रवृत्ति प्रकट होती है। आदिकाल नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी को प्रिय है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही आदिकाल नामकरण किया है। वीरगाथा काल नाम आचार्य शुक्ल ने प्रस्तावित किया है। इस नामकरण के पीछे 2 पुष्ट तर्क साफ देखे जा सकते हैं। एक तो यह कि आदिकाल की अन्य काव्य धाराओं जैसे सिद्धनाथ या जैन का संबंध प्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी धर्म साधना से रहा है।
जबकि वीर गाथा परक रासो काव्य चाहे वीर तत्व मूलक हो या श्रृंगार मूलक या जैसा कि अधिकांश दोनों का मिश्रण है, अपनी प्रकृति में पूरी तरह ऐहिक है। दूसरी यह भी दृष्टव्य है कि वीर गाथा काल के काव्यों की लीला भूमि या रचना भूमि ठीक ठीक मध्य देश का केंद्र ना भी हो, पर वहां की घटनाओं का सीधा संबंध दिल्ली और आगरा से रहा है। तो ये चीज आपको समझ में आई कि आदिकाल में तो अब सारी परिस्थितियां आ जाती हैं, लेकिन वीर गाथा काल नाम कहने से ये जो जैन नाथ और ये सिद्धों का साहित्य है ना, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि ये धार्मिक साहित्य है ना। ये उन्होंने अपनी मान्यताओं, अपने धार्मिक जो कर्म कांड थे, जो भी उनकी धार्मिक पद्धतियाँ प्रचलित थी, उसके अनुसार रचा है। तो लेकिन मूल प्रवृत्ति वीर गाथात्मक ही रही है। चाहे किसी भी राज्य का राजा रहा हो, उससे संबंधित जो वीर गाथा काव्य रचा गया, उसमें दिल्ली और आगरा, क्योंकि उस समय केंद्र में सत्ता में यही थे, यहाँ का उल्लेख किसी न किसी रूप में आता है। यहाँ की घटनाओं का प्रभाव वहाँ पड़ रहा था, तो मूल प्रवृत्ति तो वीर गाथात्मक काव्यों की ही रही। और वीर गाथात्मक काव्यों में कौन से किस तत्व का है? देखिए, एक तो वीर रस आपको जरूर मिलेगा और श्रृंगार भी मिलेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह जिज्ञासा कि आदिकाल के अंतर्गत ठेठ मध्य देश में कैसे साहित्य की रचना हो रही थी, अभी इसका कोई संतोषजनक समाधान भले न हो सके, पर इस क्षेत्र के जीवन क्रम को प्रभावित करने वाली घटनाओं का चित्रण इस काल के अंतर्गत रासो काव्य में ही होता है। आधुनिक आर्य भाषा के रूप में हिंदी काव्य भाषा का विकास कब से माना जाए, इसके लिए प्रधान कसौटी हमने परसर्गों के उदय की प्रस्तावित की है। ध्यान दीजिएगा, आधुनिक आर्य भाषा के रूप में हिंदी काव्य भाषा का विकास कब से माना जाए। नहीं तो अपभ्रंश की भी कुछ रचनाएं, अपभ्रंश के भी कुछ कवि उस समय रचना कर रहे थे, संस्कृत के भी कर रहे थे, कुछ आपको प्राकृत की भी एक दो पुस्तकें मिल जाएंगी। फिर आप कैसे मानोगे कि हिंदी का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो इसके लिए क्या है, प्रधान कसौटी क्या मान ली है? परसर्गों के उदय की। परसर्ग क्या होते हैं? कारक चिन्ह होते हैं, का, की, में, मी, है ना, ये सब जानते हो आप। 8 होते हैं, तो वो 8 कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध, काके की अधिकरण में पे पर संबोधन हे ओ अरे। तो इन कारक चिन्हों का जहाँ पर प्रयोग प्रारंभ हुआ, वहीं से हम मान लेते हैं कि हिंदी भाषा का वास्तविक रूप से विकास वहीं से हुआ है। आगे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी लिखते हैं, इस आधार पर पूर्व में सिद्धों और पश्चिम में जैन कवियों की रचनाएं अधिकांशतः अपभ्रंश की स्थिति ही सूचित करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि सिद्ध और जैन कवियों के रचनाओं में, उस समय की जो रचना है, उनमें परसर्गों का प्रयोग ही नहीं है, तो वो अपभ्रंश के निकट अधिक हैं, वो हिंदी की रचनाएं नहीं मानी जाएंगी। और इसीलिए शुक्ल ने एक आध को छोड़कर बाकी रचनाओं को अलग कर दिया है। वो साफ लिखते हैं कि यहाँ अपभ्रंश भाषा का अध्ययन नहीं कर रहे, हम हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं। परसर्गों का रूप नाथों की वाणियों में दिखाई देने लगता है। पिंड तेई ब्रह्मांड, मनवा ने, कहाँ सू, नगरी में, कली में, हमको। इन वाणियों का समय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 1000 ईस्वी के आसपास स्थिर किया है। 1400 के लगभग पूर्वी क्षेत्र में विद्यापति का रचना काल माना गया है। यहाँ भी कवि की सामासिक शैली के बावजूद परसर्ग मिलते हैं। ताते, ताके, कपट के व्यवहार, आन का, सेचान का सोपलहा। रासो काव्य, जिसे रामचंद्र शुक्ल आदिकाल के केंद्र में रखते हैं, अधिकतर पश्चिम में रचा गया है। इनमें से 2 प्रधान काव्य पृथ्वीराज रासो और वीर सलदेव रासो का रचना काल 1350 के आसपास है। इनमें परसर्गों का रूप बराबर देखा जा सकता है, पर अनेक स्थल ऐसे हैं जहां विभक्तियां समाप्त हो चुकी हैं, किंतु परसर्ग अभी उभरे नहीं हैं। यह भाषा की वय संधि है। ठीक है, ऐसी स्थिति में बहुत बार परसर्गों के अभाव में व्याख्याकार संपादक को अर्थ निकालने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तब वह अर्थ की दुहरी संभावना का उल्लेख कर देता है। अब देखिए, वय संधि होती है, देखिए जहां अपभ्रंश समाप्त हो रही है और हिंदी का आगमन हो रहा है,
तो एकदम से तो हिंदी एक दिन में आ नहीं जाएगी कि आज रात को अपभ्रंश खत्म हो गई और सुबह से हिंदी प्रारंभ हो गई, नहीं। कुछ विशेषताएं उसमें अपभ्रंश की रहेंगी, लेकिन जिनके आधार पर हम इस काव्य को हिंदी मान रहे हैं उन परसर्गों का उपयोग भी वीसलदेव रासो और पृथ्वीराज रासो में मिलता है। ऐसे ही नहीं है, शुक्ल जी ने बहुत अध्ययन किया, रामचंद्र शुक्ल जी ने बहुत बड़े विद्वान रहे, तब जाकर वो ये डिसाइड कर पाए कि हाँ, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य है। कारण आप देख लीजिए, कारण यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, क्योंकि उसमें परसर्गों का रूप देखने को मिलता है। अब कई जगह जहाँ परसर्गों का उपयुक्त उपयोग नहीं है, वहाँ पर क्या है, उसके दो अर्थ भी हो सकते हैं, क्योंकि किसने किसको कहा या किसने किससे कहा, जैसे जहाँ परसर्ग नहीं तो वहाँ दोहरे अर्थ की संभावना कर लेता है। जैसे कोई उसकी व्याख्या कर रहा है, वो कह रहा है मेरे अनुसार तो यह है, लेकिन इसकी और व्याख्या भी हो सकती है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ या परफेक्ट तो कोई नहीं होता, कितना भी कोई पढ़ ले। सामान्यतः संदर्भ के अनुसार अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि संदर्भ में कोई बात कही जा रही है, उसके आधार पर स्पष्ट हो ही जाता है। परसर्गों के बिना भाषा कैसे चलती है, इसका एक रोचक और भावपूर्ण प्रसंग जयचंद के द्वारा आयोजित नृत्य संगीत समारोह के चित्रण में मिलता है। जमनी कपट उच्च महिल मुख जनु शरद अम्ब शशिकोर। पृथ्वीराज रासो के व्याख्याकार माता प्रसाद गुप्त ने अर्थ दिया है। तो ये पृथ्वीराज रासो से जयचंद का जो संगीत समारोह वहाँ का। अब पृथ्वीराज रासो के व्याख्याकार कौन है? माता प्रसाद गुप्त। यवनिकाओं के कपड़ों में महिलाओं के उत्तम मुख मानो शरद के अभ्र में शशि के कोरे हों। यहाँ स्पष्ट है, कपट और अम्ब के बाद अधिकरण और शशि के बाद संबंध के परसर्ग अनुपस्थित हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल विकसित हो चुके थे, है ना। ऐसा थोड़ी है कि पृथ्वीराज रासो और वीसलदेव रासो के समय हिंदी में परसर्ग बिल्कुल विकसित हो चुके थे, लेकिन एक रूप देखने को मिल रहा था। हम मान सकते हैं कि हिंदी या इन काव्यों से प्रारंभ हुई है। अब वीसलदेव रासो के रूप में, अब वीसलदेव रासो वो प्रथम ग्रंथ है जहाँ से रामस्वरूप चतुर्वेदी जी जो है रचनाओं से संबंधित अपनी राय रखेंगे। तो सबसे पहले आदिकाल का ग्रंथ वीसलदेव रासो के बारे में क्या कहते हैं देखते हैं। वीसलदेव रासो में परसर्ग रूप हैं, कैसे? गौरी का नंदन, फंदा पाट का, 12 बरस की काणी, जमाई नू, तिणसु, हिमालय माही गिलियों, पर दल को। पृथ्वीराज रासो से कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। कदली का पान, भूदंड ते सरहो सादई, तिनके प्रसंगा, रिपु कौ सवद, रवि के रथ, अंग सऊ चंदन लावई, वहाँ शान पुशान की, मन मई भई जीवन पर रुठौ। इस प्रसंग में माता प्रसाद गुप्त ने अपने संस्करण की भूमिका में पृथ्वीराज रासो की भाषा के संबंध में नामवर सिंह का मंतव्य इस प्रकार प्रस्तुत किया है। अब ये नामवर सिंह का मंतव्य भी देख लेते हैं हम, नामवर सिंह क्या कह रहे हैं। परसर्गों की दृष्टि से रासो अपभ्रंश तथा अपहट दोनों की अपेक्षा समृद्ध है। कर्तिकरण परसर्ग ने अथवा ने को छोड़कर प्राय सभी परसर्ग किसी न किसी रूप में यहाँ मिलते। तो ने परसर्ग नहीं मिलता, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से ये ने, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने, तो इसके अलावा सभी रूप परसर्ग यहाँ मिल जाते हैं। इस प्रकार यहाँ आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के रूप में हिंदी के विकास की भाषिक प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पन्न हो जाती है। संस्कृत की तुलना में हिंदी एक सरल विश्लिष्ट भाषा के रूप में हमारे सामने आती है। आदिकाल के विचारणीय सामग्री के रूप में एक महत्वपूर्ण तत्व है अमीर खुसरो के हिंदी कृतित्व का। तो यहाँ पर वीसलदेव रासो का उल्लेख इन्होंने किया है, फिर दूसरे नंबर पर अमीर खुसरो का उल्लेख कर रहे हैं। पर यह सामग्री भाषा और संवेदना की दृष्टि से जितनी महत्वपूर्ण है, पाठ की प्रामाणिकता की दृष्टि से उतनी ही संदिग्ध। पटियाली, जिला एटा, उत्तर प्रदेश में 1253 ईस्वी में जन्मे अमीर खुसरो ने शिष्ट काव्य रचना फारसी में की, जो अपने प्रामाणिक रूप में सुलभ है। तब नवोदित हिंदवी में लोक शैली की रचना है, इसलिए उसका कोई व्यवस्थित और स्थिर रूप प्राप्त नहीं होता। खुसरो के समय उत्तर भारत में संगीत की भाषा ब्रज थी, सो उन्होंने ब्रज भाषा के गीतों और कव्वालियों की रचना की, जो संगीत परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचलित और सुरक्षित है।
दिल्ली मेरठ की चलती खड़ी बोली में उन्होंने लोक रंजन के लिए कुछ दोहे, मुकरियां और पहेलियां कहीं, जो मौखिक रूप में लोक रुचि के अनुसार बदलती, घटती, बढ़ती चली आई हैं। पर शिष्ट काव्य की रचना उन्होंने दरबार की भाषा फारसी में ही की, जिससे कई राज्य कालों में भी बराबर जुड़े रहे, और यह साहित्य पूरे व्यवस्थित रूप में सुरक्षित और संरक्षित है। यूं खड़ी बोली क्षेत्र में भी उस समय क्या घटित हो रहा था, इस जिज्ञासा का एक संक्षिप्त उत्तर खुसरो के इस बहुरूपी कृतित्व से मिल जाता है। देखिए, इन्होंने फारसी भाषा को ही मुख्य भाषा के रूप में रखा था। हालांकि खड़ी बोली का जनक इनको मान लेते हैं। खड़ी बोली का आदिकाल में किसने प्रयोग किया? खुसरो ने किया, ये ठीक है, लेकिन उस समय जितने भाषा रूप प्रचलित थे सबका इन्होंने प्रयोग किया। और देखिए, इन्होंने कई सुल्तानों का जो है काल देखा था। कहते हैं सर्वाधिक 8 सुल्तानों का काल इन्होंने देखा था, हिस्ट्री में यदि पढ़ें तो। अब क्या है, खुसरो ने जो फारसी भाषा में रचना की, दरबारी काव्य लिखे, तो वो तो दरबार में संरक्षित रहे, क्योंकि दरबारी ये कवि थे, लेखक थे, तो वो तो संरक्षित रहे। फिर संगीत की भाषा ब्रज थी, तो इनका संगीत में रुचि थी, आप जानते हैं खुसरो की, तो इनको कई वाद्य यंत्रों का भी आविष्कार करता माना जाता है, तो वो भी संरक्षित रहे, क्योंकि संगीत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सिखाया जाता रहा। लेकिन मेरठ और दिल्ली के आसपास की भाषा, जिसे खड़ी बोली कहते हैं, उसमें इन्होंने पहेलियां, मुकरियां लिखी, और जो कि लोग, पहेलियां क्या है, मैंने आपसे सुनी, उसको अपनी भाषा में ढाल दिया। अगर मुझे पूछना है बच्चों से, तो फिर बच्चों ने उस बड़े हुए, उन्होंने अपने बच्चों से वो पहेलियां, मुकरियां कहीं या आसपास कहीं, तो उन्होंने क्षेत्र विशेष का तो प्रभाव उसमें रहेगा ही। तो जो मौखिक स्तर पर भाषा विकसित होती है उसमें थोड़े थोड़े अंतर आ जाते हैं। तो इन्होंने खड़ी बोली में पहेलियां, मुकरियां ये सब लिखा। खुसरो के कृतित्व से एक और महत्वपूर्ण तथ्य उजागर होता है कि हिंदी का चरित्र एकदम आरंभ से ही असांप्रदायिक रहा है। वह सामासिक संस्कृति की सच्ची रचना है। हिंदी मुसलमानों का जहां सीधा द्वंद्व हिंदी कवि ने चित्रित किया है, वहां भी वह वीरों का युद्ध है। किसी एक पक्ष के प्रति घृणा या द्वेष उत्पन्न करने का प्रसंग नहीं, चाहे वह चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज से हो या मलिक मोहम्मद जैसी कृत पद्मावत। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि हिंदू मुस्लिम में कहीं भी विवाद की स्थिति हिंदी साहित्य में नहीं है। अमीर खुसरो प्रत्येक भाषा में रचना कर रहे हैं। संगीत के लिए सबसे मधुर भाषा ब्रज भाषा है, तो वो उसमें रचना कर रहे हैं, और जन सामान्य की जो चीज़ें उनको समझ में आ जाएं उसके लिए वो उस समय की खड़ी बोली का प्रयोग भी कर रहे हैं। और वैसे ग्रंथ जिनसे दरबारी वो अपेक्षाएं हैं, तो वो दरबार उसमें फारसी में लिख रहे हैं। और जायसी में या चंद्रवरदाई ने, दोनों में हिंदू मुसलमान राजाओं का वर्णन आया, लेकिन कहीं भी सांप्रदायिक विद्वेष की भावना नहीं है। खुसरो के यहाँ तो साहित्य और संगीत की जरूरतें एक दूसरे में घुल मिल गई हैं। अरस्तु ने संगीत को समाज के लिए उपादेय माना है, क्योंकि वह धार्मिक उत्तेजनाओं को शमित करता है, और कविता को वह वांछनीय मानता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में कविता वासनाओं को परिष्कृत करती है। खुसरो ने दोनों को मिला दिया है, साहित्य को और संगीत को, और इसीलिए हिंदू और तुर्क को। यह दृष्टि हिंदी के सिद्धोनाथों से आरंभ अद्वैतीय रहस्य परंपरा से सीधे जुड़ी हुई है। अद्वैतीय, जहां द्वैत नहीं रहता, सब कुछ एक हो जाता, उस परंपरा से जुड़ी है। देखिए कितना इन्होंने विश्लेषण किया रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। रासो या रासो काव्य मूलतः रस कथाएं हैं। वीर या अन्य किसी एक रस से अनिवार्यतः संबंध नहीं है। पृथ्वीराज रासो के समापन पर चंद कहता है, रासौ असंभु नव रस सरस छंद चंदुकीय अमीय सम श्रृंगार वीर करुणा विभवछ भय अद्भुत संत सम। रासव की इन एकदम अंतिम पंक्तियों में कवि ने अपने कृतित्व को केवल नवरस कहकर संतोष नहीं कर लिया, वरन सभी प्रमुख रसों का अलग अलग नाम लेकर उल्लेख किया है। यह वस्तुतः रासव की व्याख्या है। रासो या रासव शब्द का तरह तरह के अर्थ करते समय चंद द्वारा यह संकेतित अर्थ ही सहज सामने आता है। वीर गाथा नामकरण के गाथा शब्द में रासो के इस रस कथा पक्ष का संवेदनात्मक स्तर पर सीधा संबंध जुड़ता है। उस समय प्रचलित कोरे चरित्र काव्यों या ऐतिहासिक वृत्तों से ऐसी रचनाओं का अलगाव दिखाने के लिए ही उन्हें रासो अथवा रासऊ कहा गया होगा। जो चरित्र काव्य और ऐतिहासिक वृत्त चल रहे थे ना, उनसे अलग करने के लिए ही इन्हें रासो या रासऊ कहा गया होगा। तो यहाँ रामस्वरूप चतुर्वेदी रासो का अर्थ सीधा सीधा रस मान रहे हैं, और अपने कथन की पुष्टि में पृथ्वीराज रासो के अंतिम श्लोक, जो अंतिम ये जो दोहा है,
इसको यहाँ पर उद्धृत कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने और बता रहे हैं कि रासो ग्रंथ स्पेशल थे, उनमें रस प्रधान थे, रस प्रधान थे। अद्भुत, करुणा, वीर, देखो नीचे वाली पंक्ति में है श्रृंगार, वीर, करुणा, भय, वियोग, श्रृंगार है, अद्भुत, ये सब रस उसमें प्रधान थे, इसीलिए वो रासो काव्य है। उस समय जो चरित्र काव्य लिखे जा रहे थे ना, जैन कवियों के चरित्र काव्य आपने देखा होगा, आदिकाल के प्रमुख उसमें मिलते हैं वो, और ऐतिहासिक वृत्त, उनसे अलग ये रचनाएं थी। आप इनको पढ़ते थे, मन लगता था, इनमें रस उत्पन्न होता था। ठीक है, अब देखिए, आप जानते हैं कि परमाल रासों के आला खंड तो अब भी गाया जाता है ना, अपने उत्तर प्रदेश में खूब आला गायन होता है। इनके जो पद हैं वीर रस के, वो भी खूब उस समय जनता में गाए जाते थे, तो रस की उत्पत्ति ये करते थे। तो इन्होंने रस के अर्थ में रासों को माना है। पृथ्वीराज रासों से कल की कक्षा को प्रारंभ करेंगे और इसके बाद हम अपने बाकी की जो लेखक हैं, राइटर्स हैं, उनसे पढ़ते हुए जल्दी ही आधुनिक काल को विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसमें आधुनिक काल है। प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं, हो सकता है समझाने में थोड़ा समय ज़्यादा लिया हो, लेकिन ये निश्चित है कि इस पुस्तक को यदि समझते हुए आप पढ़ लेते हैं तो वर्तमान में जो आपकी उच्चतर स्तरीय जो परीक्षाएं, उच्च स्तरीय परीक्षाएं, उनमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की ये बुक वर्तमान में बहुत ही प्रासंगिक है, चर्चित है। इससे संबंधित कोई भी बात आएगी तो थोड़ा बहुत तो आप उसमें अपना मत रख सकते हैं, क्योंकि हम निरंतर चर्चा कर रहे हैं। ऐसी पुस्तकों को पढ़ाने में जब इंटरेस्ट आता है जब आप एकदम मेरे सामने हों, या तो लाइव क्लासेस में पढ़ाई जाए, मतलब दोनों तरफ से, जैसे मैंने कुछ पढ़ाया आप उससे संबंधित प्रश्न पूछे तो और अधिक अच्छा लगता है। अब यहाँ तो मैं सिर्फ आपकी कल्पना ही कर लेती हूँ कि आप सब लोग मेरे सामने बैठे हैं तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा इन वीडियोस को प्यार दें। थोड़े से कठिन वीडियोस हैं, वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। आप लोग पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, बट वीडियोस को लाइक नहीं करें। कल ये वाला फ़ोन मेरी बेटी ने गिरा दिया था, कई सारी इसमें परेशानियां आ गई, तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इसे सुधरवाना पड़े या कोई परेशानी विशेष आ जाए, इसीलिए आज संडे है, फिर भी मैं सुबह सुबह ये वीडियो आप लोगों के लिए बना के प्रस्तुत कर दूंगी जल्दी से, ताकि आप लोगों की पढ़ाई में दिक्कत नहीं आए। लेकिन आप लोग इन वीडियोस को शेयर कीजिए, या चैनल के जो भी वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, जो भी आपके आसपास हिंदी विषय से जुड़े हुए हैं, कोई सी भी कक्षा, कोई सी भी परीक्षा से जुड़े हुए हैं, कृपया करके वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, ताकि ये वीडियोस आगे बढ़ें। ठीक है, बाकी आप लोग सभी जानते हैं, सभी यूट्यूबर्स जो कहते हैं वो कहना अनिवार्य हो जाता है, लेकिन आप लोग काफ़ी समझदार हैं। मिलती हूँ पुनः आपसे। आपका नाटक वाला प्रैक्टिस सेट भी अपलोड कर दिया है मैंने, तो वो आप देखते रहिए। हिंदी नेटशाला, हिंदी बुकशाला, दोनों चैनल की प्लेलिस्ट आपके लिए है, चेक करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।